गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 में मैंने आपको 6 लेक्चर टोटल लिए थे और उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में और रेक्टिलिनियर मोशन, रेखीय गति जिसको कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन भी कुछ लोग बोलते हैं, 1D मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ऋजुरेखीय पथ पर गति और एक विमीय गति हिंदी में। तो ये 2 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए भी थे उन 6 लेक्चर्स में। वो डेमो क्लासेस थी, आज से हम इसको लाइव में स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला करके ये आपका एक तरीके से 7वां लेक्चर है, ठीक है। तो जो लोग जुड़ गए हैं हमसे वो उसमें लाइव में, हालांकि हम इसको कोर्स कंटेंट में भी डाल देंगे 1 घंटे के बाद में, तो उस पर भी आप, उसमें पढ़ा भी रहेगा, उसको आप देखेंगे। फिलहाल तो अभी ये ऐसे ही जैसे लाइव क्लास और कोर्स कंटेंट में पढ़ा रहेगा, लेकिन आगे चल करके आफ्टर 15 सितंबर मेरे ख्याल से फिर वो लाइव चलेगा, ठीक है। उस टाइमिंग में भी थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, सुबह 7 बजे भी इसको कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये 10 बजे मैंने स्टार्ट किया है, क्लियर। तो अभी कुछ टाइम 246 में रहेगा, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था, 246 में रहेगा 10 बजे। तो ये 10 बजे फिलहाल तो अभी 10 बजे है, लेकिन फिर इसको 7 बजे सुबह करेंगे लाइव में। और जो अगर इन केस ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हुई तो ऑनलाइन जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, इसी टाइम पे चलता रहेगा। आज के डेट में 246 में ही चलता रहेगा। और फिर 135 है, इवनिंग बैचेज हैं, तो वो ऑफलाइन में स्टार्ट करेंगे। लेकिन लाइव का मतलब केवल लाइव रहेगा। वीडियोस जो जरूरी होगा वो डाल देंगे, जो टिपिकल मान लो है बहुत ज़्यादा समझ में कम आया ये सब चीज़ें, तो वो तो डाल देंगे, बाकी सब लाइव रहेगा। लाइव के बाद जैसे ही लाइव खत्म होगा तो वो वीडियो भी कहीं ना कहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ें समझाने के बाद एक तीसरा टॉपिक है। जो लोग मान लीजिए आज से ही जुड़े हैं या उसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले तो आप वो वीडियोस देखिए। लास्ट ईयर तक ये होता था कि मुझे बताना पड़ता था बार बार हर टर्न पे कि फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर। अब तो वो पड़ा हुआ है, तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, फिर सेकेंड देखिए, फिर थर्ड देखिए, सीक्वेंस में। बिल्कुल ये नहीं कि एक ही दिन में 6 लेक्चर देख डाले, तो एक एक करके सुबह एक देखा पूरा कंप्लीट, फिर इसके बाद शाम को दूसरा, फिर दूसरे दिन तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा। इस तरीके से आप इसको चेक करेंगे, तब अल्टीमेटली आपको जो है वो लेक्चर समझ में आएंगे। बात समझ में आ गई? तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट पेपर का नाम है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, यांत्रिकी और तरंग गति। यांत्रिकी मैकेनिक्स में 3 यूनिट्स होंगी और वेव मोशन चौथी यूनिट। हर पेपर 4 यूनिट्स में डिवाइड होगा। पेपर चैप्टर वाइज नहीं होगा, यूनिट वाइज होगा। यूनिट 1, 2, 3, 4, फिर सेकंड पेपर में भी यूनिट 1, 2, 3, 4, फिर थर्ड पेपर में भी यूनिट 1, 2, 3, 4। इस तरीके से तीनों पेपर्स के नाम मैंने फर्स्ट डे बताए हैं। फर्स्ट लेक्चर को अगर आप चेक करेंगे तो वो यूट्यूब में भी पड़े हुए हैं और शायद कोर्स कंटेंट में भी है, ठीक है ना। तो यूट्यूब में भी चेक कर सकते हैं और उसको जो है पढ़ सकते हैं, क्लियर। तो 2 टॉपिक मैंने यूनिट 1 के बताए थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मोशन पढ़ना है तो न्यूटन्स लॉज के बगैर शुरू ही नहीं हो सकता। पहले न्यूटन्स लॉज के बारे में और उसके बाद मोशन। जो मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 में, उसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। इससे हायर मैकेनिक्स भी होती है, क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक पहले है, क्वांटम बाद में है, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं, उससे आपको मतलब पड़ेगा 3rd ईयर में कहीं जाकर के, क्लियर। तो जो मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स भी इसको बोलते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन की बताई हुई मैकेनिक्स, क्लियर। तो इसका अगला टॉपिक जो होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन डायरेक्ट ना आइए सर्कुलर मोशन में। 6 लेक्चर्स को जरूर देखिए, चाहे यूट्यूब में देखें और या फिर हमारे जो ऐप में कोर्स कंटेंट है उसमें आप देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? यूट्यूब चैनल भी हमारा पप्पन फिजिक्स क्लासेस के नाम से है, तो उसमें जब जाएंगे आप तो 6 लेक्चर आपको दिख जाएंगे, क्लियर। ये कुल मिलाकर के 7th लेक्चर है, लेक्चर 7। ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 7। सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? मोशन ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग विच इट्स सेपरेशन, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट remains unchanged is known as circular motion। एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या है? मोशन के दौरान किसी पिंड की स्थिति, उस पिंड के का सेपरेशन माने बीच की दूरी एक बिंदु के साथ न बदले, उस गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। ये देखिए
ये सर्किल है। अब ये सर्किल मेरे बोर्ड पे बताने के हिसाब से तो वर्टिकल सर्किल दिख रहा है, लेकिन आप कॉपी के हिसाब से हॉरिजॉन्टल। तो याद रखेंगे आपको कॉपी पे ही पढ़ना है, हमें बोर्ड पे ही बताना है। तो अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो भी ऐसा बनाएंगे, वर्टिकल बनाएंगे तो भी ऐसा बनाएंगे। तो सवाल यहां पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल का नहीं है, सर्कुलर मोशन बताना है। एक बॉडी है m मास की बॉडी, ए पॉइंट पर है, v वेलोसिटी से जा रही है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। सपोज v वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है ये। क्लियर? सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? मोशन के दौरान, गति के दौरान, ड्यूरिंग मोशन, इस बॉडी का सेपरेशन, इस बॉडी की दूरी एक फिक्स पॉइंट के साथ में, फिक्स पॉइंट को O मान लिया, एक फिक्स पॉइंट के साथ में इस बॉडी की दूरी ऑलवेज फिक्स रहेगी। यानी पॉइंट फिक्स रहेगा और इस बॉडी की दूरी वहां से कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी। और इस दूरी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? R से। क्लियर? तो बताइए सर्कुलर मोशन क्या है? वृत्तीय गति में पिंड की दूरी एक निश्चित या स्थिर बिंदु के साथ हमेशा कैसी बनी रहेगी? कांस्टेंट। ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर। उस फिक्स डिस्टेंस को, उस स्थिर दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस। तो R फिक्स रहेगा, पॉइंट भी फिक्स रहेगा, बॉडी चलती रहेगी। ए पॉइंट, सपोज बॉडी आ गई बी पॉइंट पर और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है। यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस ध्यान से देखिए, उस स्थिर बिंदु से इसकी दूरी अभी भी क्या है? R है। बॉडी चली A से B तक, लेकिन एक फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कैसी है? सेम। सर्कुलर मोशन इज ए मोशन इन विच द डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी और द सेपरेशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स फिक्स्ड। एक फिक्स पॉइंट से उस बॉडी का सेपरेशन, बीच की दूरी, डिस्टेंस फिक्स रहता है। उस फिक्स्ड उसको क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन। द फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है, इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। फिक्स पॉइंट को केंद्र कहते हैं और फिक्स डिस्टेंस को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये v है, ये v है। 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे वेलोसिटी समान है। फर्स्ट लेक्चर से पढ़ना शुरू करिएगा, ये 7th लेक्चर डायरेक्ट नहीं। वेलोसिटी समान है, ये बात गलत है। क्यों? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये दोनों सेम है तो देखिएगा ध्यान से, v वेक्टर, v वेक्टर। अब ये गलत लिखा हुआ है, दोनों वेक्टर सेम नहीं है। क्यों? वेक्टर सेम कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। फिलहाल तो मैग्नीट्यूड तो सेम था, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। ये डायरेक्शन है, अब ये डायरेक्शन है, फिर ये डायरेक्शन है, फिर ये डायरेक्शन है, फिर ये डायरेक्शन है। चाहे हॉरिजॉन्टल सर्किल हो अकॉर्डिंग टू द कॉपी, चाहे वर्टिकल सर्किल हो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना बदले, डायरेक्शन को आप रोक नहीं पाएंगे बदलने से। यानी ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है। दो वेक्टर सेम कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। यानी आप v तो लिख सकते हो, आप v तो लिख सकते हो, v बराबर है दोनों। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो परिमाण होता है वेग का, उसको चाल बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। तो स्पीड तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कभी आप सेम नहीं रख सकते। बोलिए क्लियर है? सपोज जब बॉडी मूव करती है तो ये एंगल है डेल्टा थीटा। ये एंगल कितना है? डेल्टा थीटा।
और ए से बी तक आने में जो ये आर्क बना है इसकी लंबाई है डेल्टा एस। ए से बी तक आने में आर्क कितना बना? डेल्टा एस, और टाइम लगा इसमें डेल्टा टी। अब देखिए जरा, सर्कुलर मोशन में जब बॉडी ए से बी तक आई तो आर्कुअल डिस्टेंस है डेल्टा एस। आर्कुअल डिस्टेंस माने होता है चापीय दूरी, चाप के फॉर्म में, आर्क के फॉर्म में। आर्क के फॉर्म में डिस्टेंस कितनी? डेल्टा एस। और इस दौरान जब डेल्टा एस, जैसे देखिए आप फिक्स पॉइंट पर खड़े हो जाइए जरा, ये देखिए, ये फिक्स कर लिया, ये ओ है। अब देखना, ये बॉडी थी ए, ये ए है, ऐसे चली गई, ये पॉइंट कहीं नहीं गया। बोलिए, इतना समझ में आ गया? तो देखिए, दो तरह के डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहे हैं, बल्कि हम दो तरह की डिस्टेंस कहें। क्या? एक तो डेल्टा एस और एक एंगल स्वीप हुआ है, एंगल फिसला है। कितना एंगल फिसला है? डेल्टा थीटा। और दोनों काम एक ही टाइम पे हुए, कितनी देर में? डेल्टा टी। जब बॉडी ए से बी तक गई तो आर्क में चली वो डेल्टा एस और सेंटर पर चली वो कितना? डेल्टा थीटा। दो तरह की वेलोसिटी इससे क्रिएट होती है। कौन कौन सी? डेल्टा एस के कारण जो वेलोसिटी आएगी उसको लीनियर वेलोसिटी कहेंगे, रेखीय वेग। और डेल्टा थीटा के कारण जो वेलोसिटी आएगी उसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, कोणीय वेग। तो यहां पर दो तरह की वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। अब जरा देखना यहां पर, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, कम द लीनियर वेलोसिटी रेखीय वेग इज डिफाइंड एज कॉमन नेक्स्ट लाइन से। रेखीय वेग को हम परिभाषित करते हैं, द लीनियर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज कॉमन नेक्स्ट लाइन से। अब देखो कैसे परिभाषित करते हैं, v बराबर लिमिट डेल्टा टी गोइंग टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर ds अपॉन dt। v बराबर लिमिट डेल्टा टी गोइंग टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर कितने के? ds अपॉन dt। सवाल यह है कि आपने जब ऐसा लिखा तो एक्चुअल में आपने वेलोसिटी को डिफाइन नहीं किया, आपने स्पीड को डिफाइन किया, स्पीड को परिभाषित किया। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? डेल्टा टी ए से बी तक पहुंचने का टाइम इंटरवल है, और ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि वो 0 को अप्रोच करता है। 0 को अप्रोच करने का मतलब क्या हुआ? अब आप कहेंगे 1 सेकेंड है, इक्वल नहीं है, अप्रोच है, टेंड्स टू। लिमिट के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, टेंड्स टू है, ये इक्वल नहीं है। टेंड्स टू 0 यानी कि बहुत छोटा टाइम इंटरवल है। अब सवाल है कि ये टाइम इंटरवल क्या 1 सेकंड है? हम कहेंगे उससे भी छोटा है। फिर कोई आएगा कहेगा 1/10 सेकंड है, हम कहेंगे उससे भी छोटा है। जस्ट एन इंस्टेंट इज देयर, एक क्षण है। उस क्षण पर क्या होगा? जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो आप कह सकते हैं कि b टेंड्स टू a होगा। मतलब a से b तक जाने का टाइम अगर बहुत छोटा है तो इसका मतलब a के बगल में b आ गया, यानी b किसको अप्रोच कर गया? a को। जितना टाइम बड़ा लोगे उतना बड़ा चाप बनेगा, और जितना टाइम छोटा लोगे उतना कम छोटा चाप बनेगा। और डेल्टा टी टेंड्स टू अगर 0 है तो b टेंड्स टू a है, और ऐसी दशा में डेल्टा s भी इतना छोटा है कि टेंड्स टू 0 है। एक ही लिमिट के 3 मतलब हो गए। डेल्टा टी अग्रसर है 0 की तरफ, b अग्रसर है a की तरफ, डेल्टा s अग्रसर है 0 की तरफ। इक्वल टू 0 नहीं, बहुत छोटा कंपोनेंट, बहुत छोटा फायदा। इसको आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। क्यों? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या किसी वेक्टर को ऐसे करके बनाया जाता है क्या? नहीं। तो देखो ध्यान से, जब इसको छोटा करोगे, इतना छोटा कि ये a है, ये b है, मान लो ये इतना छोटा, तो अल्टीमेटली ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया और ये डायरेक्शन बन गई इसकी। क्वांटिटी इतनी है, मात्रा इतनी है, मैग्नीट्यूड इतना ही है। मैग्नीट्यूड तो ये है,
ये डायरेक्शन है, ये क्या चीज है, डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो इतना सा है, जरा सा, डायरेक्शन ये है पर्टिकुलर। इज दैट क्लियर? B टेंड्स टू A, डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा S टेंड्स टू 0। और ये बराबर कितने के हो गया? ये बराबर हो गया ds अपॉन dt के। ये किसके बराबर हो गया? ds अपॉन dt के बराबर। v बराबर ds अपॉन dt। इसको कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी की एक्चुअल डेफिनेशन को समझें तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी बराबर क्या होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रेखीय विस्थापन बटे समय। और विस्थापन तभी कह पाओगे जब वेक्टर बने, और इतना बड़ा चाप अगर बनेगा तो वेक्टर तो है नहीं। तो हमने क्या किया? बहुत छोटा सा ले लिया। ए और बी के बीच की दूरी, बी लगभग ए को अप्रोच कर रहा है, बहुत छोटा सा। यही रीजन है कि अगर आप इसी को यहां तक ले आओ, फिर यहां से यहां ले आओ, फिर यहां से यहां ले आओ, तो लगातार सर्कुलर मोशन में उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती जाएगी? चेंज। अगर मैग्नीट्यूड सेम है भी, नहीं भी सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड कोई जरूरी है 10 मीटर पर सेकंड या 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन मान लो मैग्नीट्यूड सेम है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन को आप रोक नहीं सकते। कंटिन्यूअस ऑर्डर में डायरेक्शन कैसी होगी? चेंज होगी। इज दैट क्लियर? तो v बराबर हो जाता है ds अपॉन dt। इसको हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म कमा v वेक्टर बराबर ds वेक्टर अपॉन dt। अब देखो, v वेक्टर बराबर डेल्टा s वेक्टर अपॉन डेल्टा t। ऐसा आप कभी नहीं लिख सकते। v वेक्टर बराबर डेल्टा s वेक्टर अपॉन डेल्टा t कभी नहीं लिख सकते। रीजन, डेल्टा s वेक्टर तो, डेल्टा s तो बड़ा है, और अगर डेल्टा s चाप में है, आर्क में है, तो वो कभी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन सकता। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन सकता तो आप लिख कैसे सकते हैं? तो जब तक लिमिट नहीं लगाएंगे सर्कुलर मोशन में, तब तक आप वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये वेलोसिटी जो आई है, ये पर्टिकुलर डेल्टा एस से नहीं, ds के कारण है। और यही कारण है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, यानी ये पूरा डिस्टेंस ए से बी तक का छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट बना सकता है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे, ये देखिए, बोलिए। और जब ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट बनेंगे तो अल्टीमेटली वो वेक्टर तो होंगे, लेकिन उन वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। एक डायरेक्शन, फिर दूसरी डायरेक्शन, फिर तीसरी डायरेक्शन, फिर चौथी डायरेक्शन, फिर पांचवी डायरेक्शन, कंटिन्यूअस डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसा लिख सकते हैं। ds वेक्टर तो हो सकता है, ds एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। डेल्टा को d तब लिखते हैं जब वो एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू इस लिमिट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ds तो वेक्टर हो सकता है, लेकिन डेल्टा s यहां पर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो जिसमें डायरेक्शन कंटिन्यूअस बदलेगी, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये एक वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इसको बोलते हैं, रेखीय वेग कहते हैं। लेकिन जब बॉडी ए से बी तक जाती है तो केवल लीनियर वेलोसिटी ही नहीं होती, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। देखो कैसे, इतना समझ में आ गया होगा सब लोगों को। इसके बाद देखिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, एंगुलर वेलोसिटी is defined as, कॉमन एक्सलेंस है, ओमेगा इक्वल्स, पहले तो मैग्नीट्यूड डिफाइन करें, इसमें भी लिमिट लगेगी। इसमें लिमिट क्या लगेगी? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां पर खड़े होकर नजर आएगा? ध्यान से देखिए, अगर वर्टिकल मोशन ही देख लें आप, तो वर्टिकल में देखिए यहां थे, ये फिक्स है, ये ए है, ऐसे आ गए तो बताइए, ऐसे आए मान लीजिए, तो एंगल यहां पर देखेंगे, एंगल ओ पर देखेंगे, तो एंगल कितना? डेल्टा थीटा। टाइम कितना? डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी।
क्लियर? अब देखना जरा इसको लिखने से पहले, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है? बी टेंड्स टू ए, यानी ए और बी एक दूसरे के नेबरिंग पॉइंट हैं, पड़ोसी बिंदु हैं। बी टेंड्स टू ए, बहुत पास पास। तो डेल्टा थीटा टेंड्स टू क्या हुआ? 0। जब डेल्टा टी अग्रसर है 0 की तरफ, बी अग्रसर है ए की तरफ, डेल्टा थीटा टेंड्स टू क्या है? 0। डेल्टा थीटा टेंड्स अग्रसर है 0 के। 0 बराबर नहीं, ये लिमिट का क्वेश्चन है। टाइम इंटरवल को एक्सट्रीमली लेस लिया तो एंगल भी एक्सट्रीमली लेस है, दैट इज 0, और ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर, इसको क्या लिखा जा सकता है? डी थीटा अपॉन डी टी। देखा जाए तो डिफरेंशिएशन की ये डेफिनेशन भी होती है, याद करिए प्रथम सिद्धांत से अवकलन, डिफरेंशिएशन बाय प्रिंसिपल, उसमें आपको मैथमेटिक्स में भी ऐसा बताया जाता है। क्लियर? वेक्टर क्वांटिटी है इन वेक्टर फॉर्म, ओमेगा वेक्टर इक्वल्स डी थीटा वेक्टर अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर है 4। अब सवाल है डायरेक्शन। देखिए v की डायरेक्शन तो बड़ा क्लियर है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। v वेक्टर की डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन है, 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 ये डायरेक्शन है। कंटिन्यूअस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो वो अलग बात हो गई, लेकिन डायरेक्शन को आप रोक नहीं सकते। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट भी हो सकता है, 10 मीटर पर सेकंड, 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 चारों तरफ, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअस बदल रही है। ओमेगा वेक्टर अगर वेक्टर है तो ये वेक्टर किसके कारण है? इसके कारण। छोटा सा एंगल एक वेक्टर क्वांटिटी है। सवाल है डायरेक्शन क्या है ओमेगा वेक्टर की? याद रखेंगे ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन फिगर के अकॉर्डिंग नहीं दिखाएंगे। ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का राइट हैंडेड थंब रूल होता है। क्या होता है? राइट हैंडेड थंब रूल। देखो ध्यान से, अगर बॉडी का मोशन, पहले तो हम ये बता दें रूल क्या है। थंब और ऑल द ज्वाइंट फिंगर्स, ये चारों की चारों फिंगर ज्वाइन कर लिया, आर अरेंज्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी थंब और फिंगर्स एक दूसरे के कैसी हैं बताइए? परपेंडिकुलर। ये देखिए थंब और फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड थंब रूल। क्लियर? ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। अगर हमारी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, रोटेट करे, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, रोटेशन पढ़ रहे हैं, घूर्णन गति पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी रोटेशन को हम हमेशा फिंगर्स से रोटेट कराते हैं। अब आप कहते हो ऐसे तो फिंगर रोटेट नहीं कर सकते, ऐसे तो टूट जाएंगे। फिंगर्स का रोटेशन जिस तरफ हो वो बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताइए बॉडी में मोशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर बॉडी में रोटेशन, अगर कॉपी में देखेंगे तो ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। बोलिए ये बात समझ में आ गई? इस पे आ जाइए तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर बॉडी का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो फिंगर्स को जरा घुमाइए, थंब किधर है? सामने की तरफ। ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, कागज के तल के लंबवत किधर होगा? बाहर की तरफ। और ओमेगा कहां पर खड़े होकर देखते हैं? यहां पर। ओमेगा हमेशा कहां पर खड़े होकर देखते हैं? यहां पर। क्यों? एंगल को कहां पर खड़े होकर देखते हैं? जब बॉडी ए से बी तक आई तो यहां वाले ने कहा कि एंगल कितना बन चुका है? डेल्टा थीटा। ये देखिए ये रोटेशन, तो ये थंब सामने। और अगर यही क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया हुआ है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो देखिए फिंगर्स को, फिंगर्स क्लॉकवाइज, तो थंब किधर की तरफ है? अंदर की तरफ। और देखा जाए तो कॉपी में एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, कॉपी में भी कोई डिफरेंस थोड़ी ना आएगा। एंटी क्लॉकवाइज कॉपी ये है, परपेंडिकुलर ऊपर, क्लॉकवाइज नीचे। तो याद रखेंगे ओमेगा की दो के अलावा तीसरी डायरेक्शन भी नहीं हो सकती। कोई कॉपी में बॉडी को या तो एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कराओगे या क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे। कॉपी में अगर कॉपी में आप रोटेट करा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब कॉपी के परपेंडिकुलर
अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर क्लॉकवाइज है तो कॉपी के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? वी वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा के अनुदिश। एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। ये वेलोसिटी लीनियर, ये वेलोसिटी लीनियर, ये वेलोसिटी लीनियर, ये वेलोसिटी लीनियर। टेंजेंट माने स्पर्श रेखा, हर बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसी होगी? अलग अलग। जब बॉडी यहां पर आएगी स्पर्श रेखा ये, जब बॉडी यहां पर आएगी स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट ये, जब बॉडी यहां पर आएगी टेंजेंट ये। अलग अलग पॉइंट्स पर टेंजेंट की डायरेक्शन अलग अलग, लेकिन ओमेगा की डायरेक्शन सेम, ओमेगा की डायरेक्शन ये। मगर एक तरीके से देखें तो ओमेगा वेक्टर और वी वेक्टर की डायरेक्शन में एक रिलेशन भी है। देखो क्या रिलेशन है। अगर वी वेक्टर ये है, अगर वी वेक्टर जैसे इसी हिसाब से क्लॉकवाइज मोशन, अगर क्लॉकवाइज मोशन में देखिए वी वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन ये है। वी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन ये है। वी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन ये है। वी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन ये है। वी वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो ओमेगा वेक्टर, मतलब क्लियर है। वी वेक्टर कोई भी बनाओ इसी कॉपी पे बनेगा, इसी कॉपी पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ओमेगा वेक्टर अंदर की तरफ है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये बाहर की तरफ आता ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर ये और वी वेक्टर कॉपी पर एक दूसरे के कैसा है? परपेंडिकुलर ऑलवेज। ये देखो वी वेक्टर ओमेगा वेक्टर, वी वेक्टर ओमेगा वेक्टर, वी वेक्टर ओमेगा वेक्टर। एक मिनट उल्टा बता दिया। वी वेक्टर ओमेगा वेक्टर, वी वेक्टर ओमेगा वेक्टर, वी वेक्टर ओमेगा। क्यों? क्लॉकवाइज मोशन में ओमेगा अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ। ओमेगा कागज के परपेंडिकुलर, या तो बाहर या अंदर, और वी वेक्टर कागज पर ही। तो अब आप वी वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन लोगे वो ओमेगा वेक्टर के कैसी रहेगी? ऑलवेज परपेंडिकुलर, लंबवत। ये वी वेक्टर, ये एंटी क्लॉकवाइज बता रहे हैं, ये वी वेक्टर, ये ओमेगा वेक्टर। बताओ वी वेक्टर और ओमेगा वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90। ये वी वेक्टर, ये ओमेगा वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज अगर है तो अंदर। कागज के परपेंडिकुलर कोई भी डायरेक्शन होगी कागज पर बनने वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगी। तो वी वेक्टर और ओमेगा वेक्टर सर्कुलर मोशन में ऑलवेज एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इज दैट क्लियर? ये एक तरीके का रिजल्ट है। ये ओमेगा वेक्टर समझ में आया? इन सर्कुलर मोशन कॉमा वी वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर, सर्कुलर मोशन में वी वेक्टर और ओमेगा वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज एक दूसरे के कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। क्लियर? अब देखो जरा, बॉडी कहां से कहां तक आई? ए से बी तक। कितनी देर में? डेल्टा टी। बॉडी आई ए से बी तक सर्कुलर मोशन में, टाइम लगा डेल्टा टी, मगर वेलोसिटी हो गई दो, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्ड कहीं भी यूज होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। दोनों की डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया। वी वेक्टर की डायरेक्शन कंटिन्यूअस बदलेगी, हर जगह टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा बदलेगी। इस एक बात और समझ लो, स्पर्श रेखा और रेडियस के बारे में। स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट और रेडियस मतलब त्रिज्या ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं सर्कुलर मोशन। ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये रेडियस। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, उसी पॉइंट को सेंटर से मिलाओ, रेडियस बन जाएगी। रेडियस और टेंजेंट, त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ऑलवेज। क्लियर? तो जब ए से बी तक हम चले, यानी एक ही तरह का डिस्प्लेसमेंट, एक ही तरह की डिस्टेंस, ए से बी तक तो डिस्टेंस है, और अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाए लिमिट लगा करके, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है।
क्लियर? डेल्टा थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते आप, एंगुलर डिस्टेंस कह सकते हैं, कोणीय दूरी। और डेल्टा थीटा की जगह डी थीटा जब आएगा, डी थीटा जब बन जाएगा तो डी थीटा को आप क्या कह सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है, तो बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज के केस में, अंदर की तरफ क्लॉकवाइज के केस में। क्लियर? तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक साथ डेवलप होती हैं सर्कुलर मोशन में जब बॉडी चलती है ए से बी की तरफ, जबकि बी अप्रोच कर रहा है ए को। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, डेल्टा एस टेंड्स टू 0 है, डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 है। अब देखिए जरा, अगर एक ही आर्क से, एक ही चाप से दोनों वेलोसिटी डेवलप हुई हैं तो इनके बीच में क्या होगा? एक रिलेशन होगा। देखिए रिलेशन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज में रिलेशन, पहले तो मैग्नीट्यूड में रिलेशन निकालें, फिर बाद में वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। पहले वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो पहले तो मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। देखो ध्यान से, एज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर। देखो ध्यान से, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल्स क्या? आर्क अपॉन रेडियस। लिख सकते हैं या नहीं? डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर इंप्लाइज दैट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये भी लिख सकते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, वेल नोन फार्मूला है। कितना आर्क बना है? डेल्टा एस। और उस आर्क ने सेंटर पर कितना कोण, देखिए ये आर्क है, ये आर्क है और सेंटर ये है, एंगल डेल्टा थीटा है। तो एंगल बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे आर। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या आ गया? 1 अपॉन आर अलग कर दिया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। मतलब ए से बी तक आने का जो टाइम है, देखिए एक ही टाइम है डेल्टा टी, दो डिस्प्लेसमेंट दिख रहे हैं, दो डिस्टेंस दिख रही है, ऐसे कहिए ना, लीनियर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, दोनों में रिलेशन। तो उसी टाइम से हमने डिवाइड कर दिया। आर इधर ले आओ, इंप्लाइज दैट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लेकिन फिलहाल अभी डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। और ये डेल्टा एस या डेल्टा थीटा वेक्टर तभी बनेगा जब हम लिमिट लगाएं, मतलब इनको बहुत छोटा लें। आपका तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, सवाल ही पैदा नहीं होता कैसे वेक्टर का ये पोर्शन, इतना पोर्शन ये डायरेक्शन, 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 इतना पोर्शन ये डायरेक्शन। एक ही वेक्टर की बहुत सारी डायरेक्शंस हो गई। बात समझ में आई है नहीं? इसीलिए आर्क जो होगा वो डायरेक्शन में नहीं शो हो सकता, पूरे आर्क की कोई डायरेक्शन पॉसिबल नहीं। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लिमिट लगा दो, इंप्लाइज दैट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी कि बी टेंड्स टू ए बराबर आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है? बी टेंड्स टू ए। बी अग्रसर है ए की तरफ, बी और ए में ज्यादा अंतर नहीं है, बी ए का पड़ोसी है, नेबर है। तो नेबर अगर है तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ बहुत छोटा टाइम इंटरवल, एक इंस्टेंट की तरह, एक क्षण की तरह। अब देखो जरा ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लीनियर वेलोसिटी, आर बाहर। ये क्या लिखा हुआ है? ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये बहुत क्लियर है। अब देखो आर बाहर क्यों आ गया?
लिमिट का क्वेश्चन करने के साथ साथ आप फिजिक्स को भी ध्यान रखिए। क्या? ध्यान से देखिए, आर 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 आर, टाइम तो बढ़ेगा। देखो ध्यान से, ए से आपने मोशन को स्टार्ट किया है, घड़ी ऑन, अब टाइम बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगी टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ता ही रहेगा। टाइम कभी कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, टाइम तो बढ़ता रहेगा। टाइम बदलेगा, टाइम बदलेगा, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं बदलेगी? यानी लिमिट टाइम की है और टाइम की लिमिट का रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। टाइम की लिमिट का रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। रेडियस किसी भी टाइम पर कैसी रहेगी? कांस्टेंट। और हम जानते हैं किसी लिमिट के क्वेश्चन में अगर कोई कांस्टेंट है तो वो लिमिट से क्या करता है? बाहर आ जाता है। और अगर अंदर लिखते भी तो आर बाहर ले लेते, क्योंकि टाइम की लिमिट है और टाइम की लिमिट से आर का कोई लेना देना नहीं है। आर की वैल्यू फिक्स रहेगी, रेडियस फिक्स रहेगी। किसमें? सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में रेडियस के बाहर आने का कोई चांस नहीं, विच इज ए रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज में ये रिलेशन है। मेरे हिसाब से बहुत क्लियर है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होना भी चाहिए, क्योंकि बॉडी को तो एक ही बार जाना है डेल्टा एस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दो तरह के हो गए। डेल्टा एस छोटा होगा तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा थीटा जब बहुत छोटा होगा तो कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक ही टाइम पर दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, बॉडी ए से बी तक चली है, इसका मतलब दोनों डिस्प्लेसमेंट एक ही टाइम पर एक ही तरह से होते हैं, दोनों में रिलेशन बी बराबर आर। लेकिन अब देखो जरा, वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं? क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी तो वेक्टर होती है, तो यही रिलेशन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? रिलेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। थर्ड नंबर इक्वेशन इज देयर, वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट याद करिए, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। बताइए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, ऐसा आपने सुना हुआ है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करें तो हमें एक तीसरा वेक्टर मिलता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे करते हैं? इंप्लाइज दैट सी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और साथ में क्या? एन कैप। ऐसा पढ़ते हैं, ए वेक्टर का मॉड ए आएगा, बी वेक्टर का मॉड बी आएगा, दैट इज ए बी स्केलर। साइन थीटा वैल्यू है, मस्ट बी स्केलर। ये तीन के तीनों अदिश राशियां हैं, इसमें कोई सदिश नहीं है। तो फिर सदिश क्या चीज है? वेक्टर क्या चीज है? एन कैप। एन कैप क्या चीज होती है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, एन कैप एक इकाई सदिश है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? एन कैप यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। यानी एन कैप का मॉड बराबर 1। एन कैप का मॉड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्लियर? तो एन कैप की डायरेक्शन रह गई केवल, मैग्नीट्यूड तो हो गया, डायरेक्शन। एन कैप की डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ही सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। सी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड कहें तो इतना आएगा, ए बी साइन थीटा। क्यों? सी वेक्टर का मॉड बराबर ए बी साइन थीटा। एन कैप का मॉड बचेगा केवल, इसका तो ये तो ऑलरेडी मॉड हो गया, तो एन कैप का मॉड 1। तो सी वेक्टर का जो मॉड होता है वो ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होती है, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। तो बताइए, वी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? वी वेक्टर की डायरेक्शन होगी ओमेगा वेक्टर के भी परपेंडिकुलर
आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। आर वेक्टर को हम रेडियस वेक्टर कहते हैं। आर वेक्टर को हम क्या कहते हैं? आर को रेडियस कहते हैं, तो आर वेक्टर को क्या कहेंगे? रेडियस वेक्टर। ठीक है, त्रिज्य सदिश। तो देखो क्या होता है रेडियस वेक्टर, इसको कहते हैं 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 रेडियस वेक्टर। हर जगह आर, हर जगह आर। सर्कुलर मोशन में आर सेम। क्या आर वेक्टर लगा दें अब सेम हो गया क्या? आर वेक्टर लगाते ही ये अब सेम नहीं रह गया। आर वेक्टर लगाते ही सेम क्यों नहीं रह गया? दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर सेम कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। दो वेक्टर तभी सेम हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है। इज दैट क्लियर? नॉट। तो आर वेक्टर सेम नहीं है, आर सेम है केवल। अब देखो जरा एक तरीके से क्या हुआ, वी वेक्टर ओमेगा वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, वी वेक्टर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी तीनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो गए इस क्वेश्चन में? परपेंडिकुलर। कैसे? ये डायरेक्शन आर वेक्टर की, ये डायरेक्शन आर वेक्टर की किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। ये ए पॉइंट था, ये आर वेक्टर, ये वी वेक्टर, ये ओमेगा वेक्टर अगर एंटी क्लॉकवाइज है, या ये ओमेगा वेक्टर अगर क्लॉकवाइज है। देखो ओमेगा वेक्टर, वी वेक्टर, आर वेक्टर, तीनों एक दूसरे के कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। फिर से देखिए एक बार, वी वेक्टर टेंजेंट, आर वेक्टर रेडियस, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। कहीं और ले लो, वी वेक्टर आर वेक्टर, वी वेक्टर आर वेक्टर, वी वेक्टर आर वेक्टर, वी वेक्टर आर वेक्टर, वी वेक्टर आर वेक्टर। वी वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, स्पर्श रेखा के अनुदिश। आर वेक्टर रेडियस वेक्टर है। सर्कुलर मोशन में टेंजेंट और रेडियस, स्पर्श रेखा और त्रिज्या हर पॉइंट पर एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। उसको तो शो भी नहीं करना, उसको तो चेक भी नहीं करना है। क्लियर? तो कुल मिलाकर के रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर हर जगह है। और ओमेगा वेक्टर कॉपी के परपेंडिकुलर है। कॉपी के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? ओमेगा वेक्टर जो आएगा या तो ऐसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसा आएगा क्लॉकवाइज। तो वी वेक्टर और आर वेक्टर कॉपी पे, और ओमेगा वेक्टर कॉपी के परपेंडिकुलर। वी वेक्टर और आर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वी वेक्टर और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, ओमेगा वेक्टर कॉपी के परपेंडिकुलर। इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में वी वेक्टर, आर वेक्टर, ओमेगा वेक्टर तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। कॉपी पे अगर आपने वी वेक्टर और आर वेक्टर को शो कर दिया तो ओमेगा वेक्टर को आप कॉपी पे शो नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? अगर आपने कॉपी पे वी वेक्टर और आर वेक्टर को शो कर दिया सर्कुलर मोशन में, तो ओमेगा वेक्टर कॉपी के कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो गया? तो ये पर्टिकुलर आपका रिलेशन भी है और डायरेक्शन के हिसाब से भी आपको ये बताया गया। इज दैट क्लियर? तो कुल मिलाकर के आपको मैंने आज सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और दोनों में क्या रिलेशन है इसके बारे में बताया। उसके बाद सर्कुलर मोशन में दो वेलोसिटीज होती हैं, लीनियर और एंगुलर, लेकिन सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन यानी त्वरण तीन हो सकते हैं। लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, लेकिन एक तीसरा एक्सीलरेशन भी होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण। यानी वेलोसिटी दो तरह की हो सकती है सर्कुलर मोशन में, हो सकती नहीं है, होती है। वेलोसिटी दो तरह की होती है, लेकिन एक्सीलरेशन तीन तरह के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों एक्सीलरेशन दें।
लीनियर एक्सीलरेशन जरूरी नहीं है, एंगुलर एक्सीलरेशन जरूरी नहीं है, लेकिन सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन यानी अभिकेंद्र त्वरण हमेशा सर्कुलर मोशन में काम करता ही करता है। तो ये एक्सीलरेशन के बारे में नेक्स्ट टर्न पे आपको कराएंगे। आज मैंने केवल वेलोसिटीज के बारे में कराया। सर्कुलर मोशन में दो तरह की वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। आज के लिए इतना ही काफी है आज के लेक्चर के लिए। इसके आगे फिर हम आपको नेक्स्ट टर्न पर 8वां लेक्चर होगा, लेकिन ऐप डाउनलोड करिए और अगला लेक्चर अब आपका पेड ही होगा। आज मैंने एक्चुअल में 1 सितंबर था, कुछ लोगों ने कहा इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।